अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे ऑस्की की। ऑस्की में हमारे पास हमने क्लिनिकल पिक्चर वाली कर ली थी, ऑस्की क्लिनिकल सिनेरियोज भी कर लिए थे और कुछ एक सीरियम इलेक्ट्रोलाइट्स वाली रिपोर्ट भी देखी थी हम लोगों ने। अब हमारे पास जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स वाली रह गई है और इसके अलावा ईसीजी रह गई है और चेस्ट एक्सरेज रह गए हैं और कुछ एमरजेंसी केसेस रह गए। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ये। चाहे तो आप यहाँ पॉज कर लें और अपने आप को थोड़ा टाइम दें सोचने के लिए कि ये क्या है। उसके बाद टैली कर लें आंसर्स। इसके क्वेश्चंस जो है ना हर इंस्ट्रूमेंट में तकरीबन यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई करें ये इंस्ट्रूमेंट क्या है या स्पॉट क्या है, इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, क्या इंस्ट्रूमेंट क्या है। बेसिकली ये एक लंबर पंक्चर सिरिंज है। ये दोनों ही लंबर पंक्चर सिरिंज है। तो हम लिखेंगे कि लंबर पंक्चर सिरिंज है। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। बेसिकली ये हमारे पास मेनिंजाइटिस में, स्पाइनल एनेस्थीसिया में काम आता है, कीमोथेरेपी के लिए यूज़ होता है, मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए ट्रीट होता है और गुलेन-बेरेन सिंड्रोम में ट्रीट होता है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज़ होता है, उसमें क्लोनल बैंड्स मिलते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने मेनली क्या लिखना है कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है और थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। डायग्नोस्टिक पर्पस में मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये सब जो है हमारे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। थेरेपेटिक पर्पसेस में हमारे पास आ जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया, कीमोथेरेपी या मेडिकेशंस देने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है हमारे पास जिनमें जो है ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो, या इन्फेक्टेड साइट हो जहाँ पे करना है हम लोग को, या कोई ब्रेन एब्सेस हो ना, उन कंडीशंस में जो है ना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। कोई स्किन इन्फेक्शन हो। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इस लंबर पंक्चर प्रोसीजर की। हेडेक हो सकता है, बेसिकली इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है और स्पाइनल हीमाटोमा हो सकता है। नेक्स्ट स्पॉट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्पॉट है ये क्या है हमारे पास। इसके भी क्वेश्चंस जो है ना सबके इंस्ट्रूमेंट्स के यही होते हैं तकरीबन। तो हम लोग जो है ना इसके इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। क्या है बेसिकली ये हमारे पास एनजी ट्यूब है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं इसको। इंडिकेशंस क्या हैं इसकी, बेसिकली इसकी भी वही इंडिकेशंस है, मतलब कि इंडिकेशंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास डायग्नोस्टिक और दूसरी होती है थेरेपेटिक पर्पसेस। डायग्नोस्टिक पर्पसेस में जो है ना बेसिकली क्या करते हैं हम इसमें रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए काम आता है। एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड डायग्नोस्टिक पर्पस में आ जाता है। ठीक है, थेरेपेटिक पर्पस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है कि फीडिंग पर्पस की वजह से दे रहे हैं, किसी को फूड पॉइजनिंग हुई हुई है उसमें दे रहे हैं, बोवल इरिगेशन के लिए यूज़ हो रही है, या फिर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए यूज़ हो रही है, या फिर कि मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि फेस ट्रॉमा हो, कोई रिसेंट नेज़ल सर्जरी हुई हो पेशेंट की, तो उनमें जो है ना ये यूज़ नहीं करते। ईसोफेजियल वेरिसिस हो, अल्कालाइन इंजेक्शन हो, अल्कालाइन इंजेक्शन की पॉइजनिंग हो, या फिर केरोसिन पॉइजनिंग हो। केरोसिन पॉइजनिंग और अल्कालाइन इंजेक्शन में ना इसलिए एनजी यूज़ नहीं करती क्योंकि वहाँ पे ना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर मसला होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इस एनजी ट्यूब की प्रोसीजर की वजह से। नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी एस्पायरेशन हो सकती है और ईसोफेजियल परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्पॉट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्पॉट देखें क्या है ये, क्या लग रहा है आप लोग को। ये है एक यूरिन बैग। लोग इंग्लिश में आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रही नहीं है, इसकी पिक्चर्स नहीं होती बल्कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ना वहाँ पर रखा हुआ होता है, तो आप लोग को उससे आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ये यूरिन बैग है। इंडिकेशंस क्या है इसकी, ये यूरिन कलेक्शन के लिए, सैम्पलिंग के लिए काम आता है। कलेक्टिंग यूरिन फॉर सैंपल, ड्रेनेज ऑफ ब्लैडर के लिए, ड्रेनिंग ब्लैडर के लिए होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी में यूज़ होता है। ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में यूज़ होता है। यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कोई लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो उन पेशेंट्स में लगाया जाता है। ये कोई इंजरी टू द नर्व्स हो ब्लैडर की, तो उनमें ना ये यूरिन बैग यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि यूटीआई हो, ठीक है, इन पेशेंट्स में यूज़ नहीं करेंगे। कोई ब्लैडर स्टोन हो, कोई इंजरी हो यूरेथ्रा की, ठीक है,
कोई यूरेथ्रल मास हो, लार्ज स्पेस ऑक्यूपाइंग यूरेथ्रल मास हो, या कोगुलोपैथी हो, या एक्यूट यूरेथ्राइटिस हो, इन पेशेंट्स में ना नहीं यूज़ करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इन पेशेंट्स में? बेसिकली ब्लॉकेज हो सकता है, और यूटीआई हो सकता है, लीकेज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, और हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट स्पॉट देख लेते हैं हम लोग। ये तो आप सबको पता ही है ये क्या है, ये फॉलीज कैथेटर है। बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है, कभी कभी इसकी टाइप्स पूछे 2 वेव होता है और 3 वेव होता है। ठीक है, ये वाला जो है ना पिक्चर में 3 वेव दिखाया गया है, ये देखें 3 वेव है। कभी कभी ना इसके पार्ट्स पूछ लेते हैं, अगर एग्जामिनर अगर स्पॉट पे बैठा वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। यहाँ जो है ना बुल्स आई होती है, ये बैलून होता है। ठीक है, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन पेशेंट में यूज़ करते हैं? फॉलीज कैथेटर स्ट्रोक में, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, कोई स्पाइनल इंजरी हो गई है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, इसके अलावा इमेजिंग ऑफ लोअर यूरिटरी ट्रैक्ट में, या कोमाटोस पेशेंट में, बेड रिडन पेशेंट में। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या इन पेशेंट में? कि यूरिथ्रल ट्रॉमा हो, कोई कोगुलोपैथी हो, स्ट्रक्चर हो, पेल्विक फ्रैक्चर हो, या फिर एक्यूट यूरिथ्रल ब्लड मेटेस हो, तो इनमें ना जो यूज़ नहीं करते एक्यूट यूरिथ्रल ब्लड इन मेटस। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अगेन वही कॉम्प्लिकेशंस है कि ब्लॉकेज हो जाएगी, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है, यूरिथ्रल इंजरी हो सकती है, ब्लैडर स्पाज्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, या यूटीआई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास ये क्या है हमारे पास? आईवी कैनुला। इंडिकेशंस इसकी अक्सर पूछी जाती है, बाकी सब चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन ज़्यादा इंडिकेशंस पूछी जाती हैं कि रिपीटेड ब्लड सैम्पलिंग के लिए यूज़ होता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए यूज़ होता है, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, मेडिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, या कीमोथेरेपी ड्रग्स देने के लिए यूज़ होता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस पूछी जाए तो थ्रोम्बोफिलिबाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हेमरेज हो सकता है। वैसे तो हेमरेज तो मिनिमल होगा क्योंकि नीडल इसकी इतनी छोटी है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये सब लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, ये तो मोस्ट कॉमनली इंस्ट्रूमेंट है, अक्सर ये जो है ना पूछते भी नहीं, लेकिन कभी कभार जो है ना ये स्पॉट भी आ ही जाता है। क्या है ये? इंसुलिन सिरिंज है। किस लिए यूज़ होता है? इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाते हैं। रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है जहाँ पे यूज़ किए गए हो, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, फाइटनेस ऑफ द चेस्ट हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ना आपको आनी चाहिए। कभी कभार वाइवा में पूछ लेते हैं कि क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहेंगे इंसुलिन सिरिंज ना यूज़ करने की। लाइपोडिस्ट्रॉफीज हो सकती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइपोडिस्ट्रॉफी। उसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, या एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं कोई। इसको ना आपको लाइंस भी पढ़नी आनी चाहिए कि जो एक लाइन होती है ना इसके अंदर, ये जो 10 लिखा हुआ है, इसके छोटी छोटी लाइंस लगी हुई ना यहाँ पे, इसमें जो एक लाइन जो होती है ना हमारे पास 2 यूनिट्स के बराबर होती है इंसुलिन के। ठीक है, अभी दो करने के बाद 10 बन जाती है, फिर 20, फिर 30। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो है ना किस तरीके से लगाते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। 2/3 और मॉर्निंग में लगती है और 1/3 जो नाइट में लगाते हैं। उसके अलावा किस कॉम्बिनेशन से वजह शॉर्ट एक्टिंग होती हैं हमारे पास, लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, रैपिड एक्टिंग होती हैं। ये सब जन इंसुलिन आपको उनके नाम आने चाहिए, लिस्प्रो, रेगुलर, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन सी है, लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, और ये लास्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ETT, एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना कभी कभार ज़्यादातर मेडिसिन के ही हैं, लेकिन कभी कभार जैसे ETT हो गया, ये सब ना कभी कभार पीडियाट्रिक्स में भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ETT इंडिकेशंस क्या है कि एपिकुलोटाइटिस है, या मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज़ हो रहा है, डिफ्थेरिया हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, इन पेशेंट में ना यूज़ कर रहे होते हैं। मेन पर्पस इसका क्या होता है कि वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है ना। यूजेस क्या है इसके? बेसिकली आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन देना, और कोई अपर वे सिक्रीशंस है उनको रिमूव करना, और एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई करना। रिससिटेशन में काम आते हैं जब हमारे पास नेज़ल ब्रीदिंग ना हो रही हो और कोई और चांस ना बन रहा ऑक्सीजन लेने का, तो फिर हम लोग ETT करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, या कोई फेशियल ट्रॉमा हो, तो इन पेशेंट्स में ना नहीं यूज़ करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, और हॉर्सनेस हो सकती है। ठीक है, डेट से ये तो सारे हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए।
ठीक है। उसके अलावा जो है ना और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिर ट्रू कट लिवर बायोप्सी होती है, ये वैसे जो है ना सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग उसमें ही देखेंगे। इसके अलावा अब हमारे पास क्या रह गया, हमारा चेस्ट एक्सरे रह गया है, ECG रह गया है और कुछ एक्यूट एमरजेंसीज रह गई, तो वो फिर हम ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डेट्स इट।